हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। 12th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर है बच्चों अपना पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। डेली स्मार्ट बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में हम इस चैप्टर से संबंधित बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर भी आज की ये ऑनलाइन क्लास 12th बायोलॉजी के लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। बच्चों, इस चैप्टर का एक बार फिर से एक ही क्लास में पूरे चैप्टर का रिवीजन किया जा रहा है। तो आपकी प्रिपरेशन कितनी है ये आप एक प्रकार से टेस्ट के माध्यम से हल कर सकते हैं। ये मानना है कि आपका ये टेस्ट चल रहा है, कितने क्वेश्चन इस पीडीएफ में मिलने वाले हैं, उनमें से आप कितने ठीक कर पाए। क्लास के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही सही हल कर पाए, और यदि आप हल नहीं कर पाए तो आप उन क्वेश्चनों पर टिक मार्क करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बार बार उनका प्रिपरेशन करके उनको हल करने का प्रयास करेंगे। चलो जुड़ते हैं बच्चों आज के इस क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा, वेरी इजी क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के फल का विकास कहलाता है। अनिषेक जनन कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है, असंग जनन कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आंसर दीजिएगा। 5 से 10 सेकंड का समय आपको पढ़ने और आंसर देने के लिए रहेगा। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन दिया गया है ताकि आपका मनोबल कॉन्फिडेंस बढ़े, तो बिल्कुल आप इसमें कर लेंगे। इसको क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन। तो पहले क्वेश्चन का अपना 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, और आपको 2 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। काली मिर्च में बीजांडकाय का कुछ बचा हुआ भाग, किसका कुछ बचा हुआ भाग? बीजांडकाय का कुछ बचा हुआ भाग एक पतली झिल्ली के रूप में रहता है, जिसे किसके नाम से जानते हैं? 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। बोर्ड के अलावा कंपटीशन की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ये। भ्रूणकोश कहलाता है, प्री भ्रूणपोष कहलाता है, भ्रूणपोष कहलाता है, या फिर निलंबक कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काली मिर्च के अंदर आप इसमें क्या कर लेंगे? 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसको किसके नाम से जानते हैं? परिभ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 3 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्फिया एक जलीय पादप है। निम्फिया कैसा पादप है? एक जलीय पादप है। इसमें किसके द्वारा परागण होता है? आपको बताना है कि इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है भाई? पॉलिनेशन इन निम्फिया। देखो, ऑप्शन नंबर 1 जल के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 कीट के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 वायु के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 पक्षी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी पॉलिनेशन से। तो बच्चों हम जानते हैं कि निम्फिया कैसा पादप है? जलीय पादप है। लेकिन इसमें परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका की बात कर रहा है। देखो आप क्या लिख सकते हो शॉर्ट एंड ट्रिक में, MMC बराबर क्रोमोसोम दे रखे हैं आपको, 12 दे रखे हैं। बिल्कुल। अब देखो हमें निकालने किसके क्रोमोसोम की बात कर रहा है? तो भ्रूणपोष की बात कर रहा है। बच्चों याद रखना, ये जो MMC मैंने लिखा है ये द्विगुणित कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? द्विगुणित कोशिका। तो अब देखो n का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? तो 12 के अंदर 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास में कितने क्रोमोसोम आ गए? 6 आ गए। अब पूछ किसका रहा है? ये भ्रूणपोष का। और हम जानते हैं बच्चों भ्रूणपोष कैसी संरचना होती है? त्रिगुणित संरचना होती है। और n का मान अपने पास में कितना आया है? 6 आया है। तो देखो इसको 3 को 6 से मल्टीपल कर देंगे तो अपने पास में कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना सीखना है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कर लोगे। एक्सप्लेनेशन के साथ में बता रहा हूँ बच्चों, ये कंपटीशन की दृष्टि से, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से ये रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप अधिक से अधिक हल करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको अपनी अच्छी प्रिपरेशन करने से। बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? आवर्तबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद में सामान्य कितने विभाजन होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आवर्तबीजी पादपों में किसकी बात कर रहा है? फीमेल गेमेटोफाइट की बात कर रहा है। अगला पूछ रहा है कि सामान्यतः कितने विभाजन होते हैं? 1 विभाजन होता है, 3 विभाजन होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। मादा युग्मकोद्भिद में कितने विभाजन होते हैं?
तो याद रखना इसके अंदर कितने विभाजन होते हैं, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 विभाजन होते हैं। इसी कड़ी में हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिसलियन के फलस्वरूप विकसित होता है, देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। त्रिसलियन के फलस्वरूप विकसित होता है, भ्रूण होता है, भ्रूणकोश होता है, भ्रूणपोष होता है, बीज होता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। त्रिसलियन के फलस्वरूप विकसित होता है, दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। त्रिसलियन के फलस्वरूप क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम एक चक्रबोर्ड के माध्यम से इसको समझते हैं। ये आपके पास में जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये इसका अपने पास में ध्रुवीय काय है, ये भ्रूणकोश का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, भ्रूणकोश का डायग्राम है। अब देखो भ्रूणकोश के मध्य में पाया जाता है ध्रुवीय काय, द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। अब जैसे परागनलिका निकलती है और वो बीजांड में प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान होगा बच्चों, इसके अंदर कितने नरयुग्मक आते हैं, 2 नरयुग्मक आते हैं। पहला नरयुग्मक जो होता है वो किसके साथ में जुड़ गया, जैसे फॉर एग्जांपल अंड कोशिका के साथ में जुड़ गया, तो दूसरा किसके साथ में जुड़ेगा, ध्रुवीय काय के साथ में जुड़ेगा। ध्रुवीय काय के साथ में जुड़ेगा तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण कर लेगा, जिसको आप PEN के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, PEN के नाम से। सर जी ये PN क्या है, तो आपको याद रखना है, P का मतलब प्राइमरी है, E का मतलब एंडोस्पर्म है और N का मतलब न्यूक्लियर है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन जाता है और इसी से आगे जाकर किसका डेवलपमेंट हो जाता है, भ्रूणपोष का केंद्रक हो जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, अनुन्मीलियता का उदाहरण है। अनुन्मीलियता का उदाहरण है, अभी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, थ्योरी की क्लास में। अनुन्मीलियता का उदाहरण है, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने रिपीट किया कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 वायोला, मिराबिलिस, पपीता, ग्लोरियोसा। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ये चैप्टर एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दिया जाएगा बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर आप मेरे हिसाब से कर लिया होगा, आपने यहाँ पर वायोला किया होगा। देखो बच्चों याद रखना, वायोला के अलावा उन्मील अनुन्मीलियता जो पादप होते हैं, उन परागकण जो होते हैं, उनके एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एक एग्जाम्पल इसका कनकोवा होता है। याद रख लोगे, कनकोवा एक इसका एग्जाम्पल होता है, जिसको कोमेलिना के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कोमेलिना। मैं लिख देता हूँ, कनकोवा लिखा आ सकता है या फिर कोमेलिना लिखा आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और दे रखा है NCERT ने, ओक्जेलिस। क्या दे रखा है, ओक्जेलिस दे रखा है। तो ये 3 एग्जाम्पल इसके माने जाते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, कनकोवा, कोमेलिना, ओक्जेलिस और वायोला। बिल्कुल, चलो बात कर लेते हैं। बहुभ्रूणता सामान्यतः है, देखो बहुभ्रूणता सामान्यतः केले में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है, सिट्रस में पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, दीजिए करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर आप क्या करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा, दीजिए करेक्ट आंसर। बहुभ्रूणता इनमें से किस में पाई जाती है, तो बिल्कुल आप तुरंत पहुंच गए होंगे। देखो सिट्रस लिखा हुआ आपको मिल सकता है बच्चों, सिट्रस की जगह नींबू लिखा आ सकता है या फिर संतरा लिखा आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है, नींबू तथा संतरा लिखा आ सकता है, ध्यान रखना इस बात का। 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। इसी कड़ी में मैं बात करना चाहता हूं 9 नंबर क्वेश्चन की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। प्रांकुर चोल किसकी विशेषता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रांकुर चोल किसकी विशेषता है, द्विबीजपत्री भ्रूण की विशेषता है, एक बीजपत्री भ्रूण की विशेषता है, अनिषेक फल की विशेषता है या फिर भ्रूणपोष की विशेषता है। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, कर लीजिएगा प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए, प्रांकुर चोल किसकी विशेषता मानते हैं, तो बिल्कुल इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। एक बीजपत्री भ्रूण जो होता है उसकी विशेषता मानी जाती है प्रांकुर चोल। अब बात कर लेते हैं घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं। देखो घास परिवार में घास कुल, अब देखो घास जो होता है ना ग्रेमिनी कुल होता है बच्चों, घास कुल जो होता है इसको ग्रेमिनी कुल के नाम से जानते हैं। ग्रेमिनी कुल का दूसरा नाम मैंने 11वीं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी की क्लास में करवा रखा है। ग्रेमिनी कुल जो होता है उसको पोएसी कुल के नाम से भी जानते हैं। कौन से कुल के नाम से जानते हैं, पोएसी कुल के नाम से। ये एक बीजपत्री पादप होते हैं। अब एक बीजपत्री पादपों में बीजपत्र को क्या कहते हैं, इसको टेलम या प्रशलक कहते हैं, प्रांकुर चोल कहते हैं, मूलांकुर चोल कहते हैं, मूलगोप कहते हैं। 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन दिख रहा है, दीजिए करेक्ट आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल जी हाँ, पहुंच गए होंगे। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी स्कोटेलम प्रशलक जो होता है वो घास परिवार में बीजपत्र होता है। बिल्कुल, अब देखो इसी कड़ी में
11 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म के मादा युग्मकोद्भिद में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। आवर्तबीजी प्लांट जिसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद का मतलब हो गया फीमेल गेमेटोफाइट हो गया, में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है। बच्चों याद रखना, मादा युग्मकोद्भिद को सीधी सीधी बात करें तो भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं, बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन अनुपस्थित होता है, जनन छिद्र, सहायक कोशिका, तंतुरूपी समूचे, केंद्रीय कोशिका। बताओ इनमें से कौन नहीं पाया जाता भ्रूणकोश के अंदर। देखो जब डायग्राम की बात करें तो इस प्रकार का होता है, 3 कोशिका ऊपर वाले भाग में पाई जाती हैं, यानी आधारीय भाग में पाई जाती है। डायग्राम उल्टा बना रखा है तो इसको हम बोलते हैं प्रीमोडियल सेल, इसको बोलते हैं हम प्रतिमुखी कोशिका, परिव्यासांत कोशिका या एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल बीच में ध्रुवीय काय होता है और नीचे 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसको एक एपरेटिस के नाम से जानते हैं, अंड समूचे के नाम से जानते हैं। तो देखो इसमें जनन छिद्र नहीं होता। क्या नहीं होता इसके अंदर, जनन छिद्र। भाई देखो सहायक कोशिका भी होती है, तंतुरूप समूचे भी पाया जाता है, केंद्रीय कोशिका भी पाई जाती है। और ये जो तंतुरूपी समूचे होता है ना बच्चों, ये सहायक कोशिका के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, सहायक कोशिका को, जो प्रागनलिका को आकर्षित करने का काम ही करता है। हर क्वेश्चन के ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। आर्कटिक टुंड्रा में प्राप्त बीज किसके थे। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से। आर्कटिक टुंड्रा में प्राप्त जो बीज थे वो किसके थे, ल्यूपाइन के थे, फोएनिक्स के थे, डेक्टिलोफोरा के थे, पाइनस के थे। बताओ दीजिए करेक्ट आंसर। देखो बच्चों ये जो बीज थे ना वो आर्कटिक ल्यूपाइन या ल्यूपिनस के थे। किसके थे, ल्यूपाइन ल्यूपिनस के थे। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेता हूं मैं 13 नंबर क्वेश्चन की। दीजिए आंसर, एंजियोस्पर्म का अंड उपकरण किससे मिलकर के बना होता है। यदि आपने 11 नंबर क्वेश्चन की मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनी है तो डेफिनेटली 13 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बिना सोचे समझे कर लेंगे। ऑप्शन पढ़ने के साथ में ही, एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 3 प्रतिमुखी कोशिका, 3 प्रतिमुखी कोशिका, द्वितीय केंद्रक व अंड कोशिका। दीजिए करेक्ट आंसर, एक एपरेटिस का निर्माण किससे होता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिका होती है, यानी 1 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर होगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा, सजात पुष्पी परागण में क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजात पुष्पी परागण में क्या होता है, एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से होगा। ये कहना चाहता है कि एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से होगा। एक पुष्प का निषेचन उसी पुष्प के पराग से होगा। एक पुष्प का निषेचन उसी समष्टि के दूसरे पादप के पुष्प के पराग से होगा। एक पुष्प का निषेचन दूरस्थ समष्टि के दूसरे पादप के पुष्प के पराग से होगा। 4 ऑप्शन धमाकेदार आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो बच्चों याद रखना, एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प से होगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की। मक्का में किसके द्वारा परागण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के बीच में से लाइन से बनाया हुआ क्वेश्चन है। मक्का में किसके द्वारा परागण होता है, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जल के द्वारा। दीजिए करेक्ट आंसर। इसका भी फील कर जाएंगे क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। रटा दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको, कहीं से गलती होने की कोई संभावना नहीं होगी। बच्चों याद रखना, जो अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे घास की, उसी प्रकार से जो मक्का है उसके अंदर भी परागण की जो घटना होती है वो वायु के द्वारा होती है। इसके अंदर एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ टेसेल आपको उड़ते हुए मक्का में दिखाई देते हैं, फुंदले उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो वायु के साथ में आने वाले परागकणों को ग्रहण करने का काम करते हैं। तो वायु के द्वारा मक्का में परागण होता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, देखो 7 कोशाएं, 8 केंद्रक होते हैं। 8 केंद्रक 8 कोशाएं होते हैं। 8 कोशाएं 8 केंद्रक, 7 कोशाएं 7 केंद्रक होते हैं। कोशाएं का मतलब बच्चों कोशिका है, बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में क्या पाया जाता है। दीजिए करेक्ट आंसर 16 नंबर क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा। बोर्ड की एग्ज़ाम के दृष्टि से मैं यदि इस क्वेश्चन की बात करूं
तो पेपर सेटर को कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है इस क्वेश्चन से, यदि ऑब्जेक्टिव देता है तो सबसे पहले उसकी नज़र इसी क्वेश्चन के ऊपर जाती है, और वो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में दे चुका है। बच्चों याद रखना, पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है उसमें 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक होती हैं, यानी 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुष्पीय पौधों में किस भाग में फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है? दो करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन में था ये फिलीफॉर्म उपकरण। नरिगुमक, प्रतिरोधी कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। बताओ फिलीफॉर्म उपकरण, जिसको हिंदी में तंतुमय समुच्चय के नाम से जानते हैं, किस में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका रोल भी बहुत अच्छा है। तो बच्चों किस में पाया जाता है? भ्रूणकोश की सहायक कोशिका के अंदर पाया जाता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। प्रागनलिका की जो दिशा होती है उसको निर्देशित करने का काम किसका होता है? फिलीफॉर्म उपकरण का होता है। कुछ किताबें मानती है कि रासायनिक पदार्थ को स्रावित करता ही, जिसके कारण से प्रागनलिकाएं बीजांड की ओर आकर्षित हो जाती है और बीजांड द्वार से होती हुई इंटर्ड हो जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रागकण का सामान्यतः व्यास कितना होता है? सामान्यतः व्यास, ध्यान देना क्वेश्चन में जो छूटा हुआ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, व्यास कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर, 10 से 15 माइक्रोमीटर, 50 से 100 माइक्रोमीटर, 60 से 80 माइक्रोमीटर। सारे क्वेश्चन पहले करवाए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को आज कमेंट में बताना है कि आप कितना ठीक कर पा रहे हैं, हर क्वेश्चन का साथ साथ में आंसर देना है। बिल्कुल। तो देखो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी लिखती है सामान्यतः ये प्रागकण गोलाकार होता है और इनका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसी कड़ी में 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रागकण के अंकुरण के समय प्रागनलिका किससे निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जब जर्मिनेशन होता है पोलन ग्रेन का तो एक पोलन ट्यूब निकलती है बच्चा। ये पोलन ट्यूब कहाँ से निकल जाती है? बाह्य चोल से निकलती है, अंतःचोल से निकलती है, स्पोरोपोलिनिन से निकलती है, या इन सभी से निकलती है? बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है। बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी की क्लास में क्वेश्चन करवाया हुआ है। इस प्रकार से बीच में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो बच्चों हमने देखो एक डायग्राम के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। इस प्रकार से देखो हम जानते हैं क्या होता है ये अंतःचोल, और अंतःचोल के अंदर प्रागकण के बाहर की ओर क्या पाया जाता है? बाह्य चोल। ठीक है, और बाह्य चोल में होता है जनन छिद्र। अब ये जो अंतःचोल होता है यह जनन छिद्र से होकर के किसका निर्माण करता है? एक जनन नलिका बनाता है, वो आगे जाकर प्रागनलिका में बदल जाती है। तो बच्चों याद रखना, कहीं भी कंफ्यूज होकर के बाह्य चोल उत्तर मत कर देना। इसके अंदर अंतःचोल होगा, अंतःचोल बाह्य चोल के जनन छिद्र से होता हुआ निकलेगा। तो निकल कौन रहा है? अंतःचोल निकल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में मैं 20 नंबर क्वेश्चन की बात करना चाहता हूं। नरियुग्मक का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पुष्प का नरियुग्मक का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पुंकेसर, परागकण, परागकोश, अंडाशय। 2 करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। नरियुग्मक का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बिल्कुल इसके अंदर आप 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट कर लेंगे, यानी परागकण जो होता है वो पुष्प के, परागकण जो होता है वो पुष्प के नरियुग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। इसी कड़ी में मैं बात करता हूँ 21 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किसके द्वारा बीजांड का निर्माण होता है? एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन शामिल किए हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर, जो एग्जाम की दृष्टि से तो ये मानो कि रामबाण साबित होने वाले हैं। बीजांड का निर्माण किससे होता है? स्त्री केसर से, अपरा से, वर्तिकाग्र से, वर्तिका से। 4 ऑप्शन दिए, एक जैसे ऑप्शन है, किसको माने किसको नहीं माने कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन मैंने यहाँ डाले हैं। बीजांड का निर्माण होता है, बताओ किसके द्वारा होगा? करेक्ट आंसर दो। बिल्कुल 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 आंसर देने का प्रयास करें। देखो बच्चों इसका करेक्ट आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये स्त्री केसर है, अंडफ है, और स्त्री केसर का एक भाग होता है अंडाशय। ये अंडाशय है। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके बारे में देखो हम बात करते हैं। ये बीजांड है। बिल्कुल। अब देखो क्या होता है, इस अंडाशय के अंदर की ओर, या हम मान लेते हैं इसके अंदर की ओर, देखो क्या होता है, एक गर्भाशय गुहा होती है, और गर्भाशय गुहा अपरा से जुड़ी रहती है, और अपरा से किसका निर्माण होता है? बीजांड का निर्माण होता है, गुरु बीजाणु धनी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट करेंगे, यानी इस क्वेश्चन का अपरा प्लेसेंटा नाड़ या बीजांडासन जो होता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना किस बीजांड का निर्माण किससे होता है? अपरा से होता है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं वह स्थान जहां बीजांड वृंत बीजांड के साथ में जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं? वह स्थान जहां बीजांड वृंत बीजांड के साथ में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? रेफी, हाइलम, बीजांड का, ये तीनों सही हैं।
दीजिए करेक्ट आंसर। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइलम। और बच्चों याद रखना, हाइलम को किसके नाम से जानते हैं? नाभिका के नाम से जानते हैं। और कई बार कुछ पौधों के अंदर एबिजांड वृंत के जुड़ने के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको किसके नाम से जानते हैं? रेफी के नाम से जानते हैं। और बीजांड जिन कोशिकाओं का बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? बीजांडकाय कहते हैं। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन, एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोष बनने की विधि को क्या कहते हैं? दीजिए आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोष बनने की विधि को क्या कहते हैं? एक बीजाणुज कहते हैं। एक बीजाणुज है, ये ध्यान रखना बच्चों, एक बीजाणुज है। और गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, भ्रूणकोष कहते हैं, नन ऑफ दीज कहते हैं। इसका आप क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा आपको, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी एक बीजाणु जिसको कहा जाता है 1 नंबर ऑप्शन, यानी मोनोस्पोरी कहा जाता है, जिसको मोनोस्पोरी के नाम से जिसको जानते हैं। बिल्कुल। चलो बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। परागकणों का कृत्रिम विधि द्वारा भंडारण किया जाता है। द्रव्य ऑक्सीजन माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, द्रव्य नाइट्रोजन माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। आर बोथ दोनों ही सही हैं, नन ऑफ दीज ये दोनों सही नहीं है। 2 करेक्ट आंसर 24 नंबर क्वेश्चन का। तुरंत क्वेश्चन के आंसर के पास में पहुंचने का प्रयास करना है। देखो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर अपना 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मैंने दोनों सेम रखे या नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला, लेकिन आपको सीधा जाना है क्वेश्चन के ऑप्शन के पास में। द्रव्य नाइट्रोजन माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा पोलन ग्रेन जो होते हैं उनका क्या कर सकते हैं? स्टोरेज कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। इसी कड़ी में बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। निम्न में से किसके द्वारा प्रागनलिका को बीजांड की ओर आकर्षित किया जाता है? वेरी नाइस क्वेश्चन है। ये मैं एक्सप्लेनेशन पहले ही कर चुका हूँ, यदि बच्चों ने अच्छी तरीके से सुना है मेरे को तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। प्रागनलिका पोलन ट्यूब जो होती है उसको बीजांड की ओर आकर्षित करती है। अंडाणु कोशिका, सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, ध्रुवीय काय, ध्रुवीय काय ऐसा लिखते हैं, ध्रुवीय काय। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहायक कोशिका। और सहायक कोशिका न मिले तो आपको जरूर मिलेगा तंतु में समुच्चय फिलीफॉर्म एपरेटस मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो किसके अंदर पाया जाता है? सहायक कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। त्रिसलियन एवं निषेचन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिसलियन एवं निषेचन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? बच्चों पहले तो हम समझते हैं त्रिसलियन क्या होता है और निषेचन क्या होता है। देखो बात करते हैं, ये आपके पास में मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ, ऊपर वाली कोशिका नहीं दिखा रहा हूँ मैं, बीच में 2 कोशिका दिखा रहा हूँ और इधर आपके पास में 3 कोशिका दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये चलो दिखाई देता हूँ, ये कोशिका आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। देखो ये डायग्राम आपको देखते पता चला होगा, भ्रूणकोष का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? भ्रूणकोष का, एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है। बिल्कुल। अब देखो ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर आए प्राकरण तो उनसे निकली प्रागनलिका। बच्चों प्रागनलिका के अंदर कितने नरिगुमक आते हैं? 2 नरिगुमक आते हैं। बिल्कुल। ये बीजांड द्वार से होती हुई प्रागनलिका इसके भीतर प्रवेश करती है, तो ये जो नरिगुमक है ये तो आकर के जुड़ जाता है ध्रुवीय काय के साथ में। अब देखो ध्रुवीय काय में 2 केंद्रक तो पहले से ही है, एक केंद्रक और आ गया तो आपके सामने एक संरचना बन गई 3n बन गया। इसको देखो क्या कहा जाता है? 2 पहले से था, एक और आ गया, 3n बन गया, इसको बोलते हैं त्रिसलियन। बिल्कुल समझ में आया होगा। एक नरिगुमक अंड कोशिका के साथ में जुड़ जाता है, अंड कोशिका के साथ में जुड़ करके 2n संरचना का निर्माण करता है और जाइगोट बन जाता है, युग्मनज बन जाता है, जैसे सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन के नाम से जानते हैं। बच्चों त्रिसलियन व निषेचन को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोहरा निषेचन कहा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, ताकि आपको बाद में समझ में आए जब भी समझने का आप प्रयास करें तो। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके सामने? त्रिसलियन व निषेचन को सम्मिलित रूप से डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लोवरिंग प्लांट के नाम से या एंजियोस्पर्म प्लांट के नाम से जानते हैं। और दोहरा निषेचन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ये पीछे की क्लास में आ गया, ये आपको कमेंट में बताना है। बिल्कुल। चलो बात करते हैं 27 नंबर की। निम्न में से गैर एल्बुमिन का उदाहरण है, गैर एल्बुमिन का उदाहरण है। देखो मक्का, बाजरा, गेहूँ, मटर, ये आपको बताना है गैर एल्बुमिन का उदाहरण है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मटर। बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं
28 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा पुष्प अंडे देने का सुरक्षित स्थान है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जहाँ जो जीवों के साथ में सहजीविता का संबंध बनाने का काम करते हैं, तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो अंडे देने का काम करते हैं और वो जीवों के द्वारा परागित होते हैं, दोनों को इसमें लाभ होता है। एग्जाम्पल में एमोर्फोफेलस लिखा हुआ है, देखो एमोर्फोफेलस, पहला ऑप्शन है। मैंगो, लिलियम, हाइड्रिला। तो बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी एमोर्फोफेलस होता है वो अंडे देने का सुरक्षित स्थान माना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? तो याद रख लेना, कीटों के द्वारा साल्विया में परागण होता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में मैं बात कर लेता हूँ 30 नंबर क्वेश्चन की, कचनार कदम। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से रटाए थे, 2 आज की क्लास में और जोड़ देता हूँ। गोरख, इमली, बाल मखीरा में किसके द्वारा परागण होता है बच्चों? बताइए, कचनार, कदम्ब, गोरख, इमली, बाल मखीरा में किसके द्वारा परागण होगा? चमगादड़ के द्वारा, पक्षी के द्वारा, गिलहरी के द्वारा, घोंगे के द्वारा। तो देखो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी चमगादड़ के द्वारा इसमें परागण होता है। किस केस में? कचनार, कदम्ब, गोरख, इमली, बाल मखीरा। देखो गोरख, इमली और बाल मखीरा के एग्जाम्पल तो एग्जाम में नहीं देखने को मिलते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 12th बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से कचनार व कदम्ब मोस्ट माने जाते हैं, इनको आप रख लेना। देखो गिलहरी की बात कर रहा है बच्चों, तो देखो आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने। पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने ये बताया था, एक तो था सेमल और एक होता है गुलमोहर, एक तो होता सेमल और एक होता गुलमोहर। इन दोनों के अंदर गिलहरी के द्वारा परागण होता है। सेमल व गुलमोहर कौन करेगी? गिलहरी। और ये घोंगा जो लिखा हुआ है ना बच्चा, इसमें याद रखना, एक तो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था सिर्फ वृक्ष, और एक होता है ऑर्किड यानी आर्किड। इन दोनों में किसके द्वारा होता है? घोंगे के द्वारा। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने रखा हुआ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट चैप्टर का पोस्टमार्टम किया गया आपके सामने। आज के इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको 30 MCQs फिर से मिल गए। मेरी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बहुत सारे MCQs मैंने डाल रखे हैं, आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज की इस क्लास को एक प्रकार का टेस्ट मानना है, आपको ज़रूर बताना है कमेंट में कि आप आज 30 में से कितने क्वेश्चन कर पाए। यदि कोई बच्चा 20 क्वेश्चन भी यदि हल कर पाया है तो ये मान लो धीरे धीरे अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर लेगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, बार बार अभ्यास करने से ही निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लगातार अभ्यास करोगे, अभ्यास करने की आपके अंदर रुचि जागेगी, तभी आप काम कर पाएंगे। इसी धमाकेदार क्लास के साथ में, इसी प्रकार के धमाकेदार क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।